जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जो क्लासेस है वो हमारे भाषा संबंधी अनुच्छेद हैं, उन पर बात की जाएगी। इस टॉपिक का विस्तृत अध्ययन सामान्य हिंदी वाली प्लेलिस्ट में संवैधानिक प्रावधान के नाम से 2 भागों में पड़ा हुआ है। आज की क्लास में हम संक्षिप्त में फास्ट रिवीजन करने। तो बच्चे, भाषा संबंधी जो संविधान में अनुच्छेद है वो सिर्फ 343 ही नहीं बल्कि उससे पहले भी हमें मिलता है। भाग 5 का अनुच्छेद 120। और अनुच्छेद 120 आपसे क्या कहता है कि संसद के कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किए जाएंगे। यानी पहली बात उसने ये कही है अनुच्छेद ए में, क्या आप अनुच्छेद ए, अनुच्छेद आ या अनुच्छेद का कह सकते हैं, कहा कि संसद के जितने भी कार्य होंगे वो हिंदी में या अंग्रेजी में किए जाएंगे। और साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि अगर संसद का कोई भी सदस्य यानी कोई भी सांसद, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो विधानसभा का हो, अगर वो अपनी बात को हिंदी या अंग्रेजी में व्यक्त करने में असमर्थ है तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा वो अनुमति लेगा और अपनी बात को मातृभाषा में कह सकेगा। और अनुच्छेद 120 में कहा गया था कि यदि कोई उपबंध ना किया गया, यानी यदि हमने कोई संवैधानिक संशोधन ना किया तो 15 साल बाद, 15 साल का मतलब क्या हो गया कि हमारा संविधान कब आया था? संविधान आया था 26 जनवरी 1950 को। तो 15 प्लस कितना हो जाएगा? 1965। यानी 1965 में या अंग्रेजी में वाला भाग, बच्चे स्पेस गलती से रह गया है, बस इतना ही आपको याद रखना है कि 15 साल बाद या अंग्रेजी में वाला भाग हट जाएगा। अर्थात क्या होगा कि सारे के सारे संवैधानिक कार्य, संसद के सभी कार्य हिंदी में होने लगेंगे। अगला अनुच्छेद भाषा संबंधी है 210 और जो किस भाग में आता है? भाग संख्या 6 में। उसमें क्या कहा गया है कि जो प्रावधान केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 120 ए में किया था संसद के लिए, वही प्रावधान 210 में राज्य के लिए है। यानी राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य, यानी जिसे हम कहते हैं विधायक, यदि कोई भी सदस्य अपनी बात को हिंदी या अंग्रेजी में कह पाने में असमर्थ है, वो अपनी व्यक्त नहीं कर पा रहा है, तो वो अपनी बात अपनी मातृभाषा में, अपनी मदर टंग में कह सकता है। और इसकी परमिशन कौन देगा? इसकी परमिशन आपको देगा विधानसभा का अध्यक्ष या विधानसभापति। अगली बात, अगला अनुच्छेद है जो कि अक्सर एग्जाम में पहले भी पूछा जाता रहा है पहले से, अनुच्छेद 343 जो कि भारतीय संविधान के भाग 17 में आता है, जिसके अनुच्छेद ए में कहा गया है कि जो देश की राजभाषा होगी बेटा वो कौन सी होगी? हिंदी होगी। और उस हिंदी की जो लिपि होगी वो कौन सी होगी? देवनागरी लिपि होगी। और इसमें साथ ही एक बात और कही गई है कि जो अंक प्रणाली है वो कैसी है? अंक प्रणाली अंतरराष्ट्रीय डिजिट सिस्टम, यानी कि हिंदी की अंक प्रणाली ये है 1 2 3 4 5। लेकिन अनुच्छेद 343 क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो डिजिट सिस्टम है वो हमारा अंग्रेजी का होगा, अर्थात 1 2 3 4 5। इसीलिए हम डिजिट सिस्टम का प्रयोग कैसे करेंगे? अंतरराष्ट्रीय। और जिस समय संविधान बना था उस समय अंतरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी थी और उसका दबदबा था, तो हमारा अंक सिस्टम कैसा है? अंक सिस्टम अंतरराष्ट्रीय है, लेकिन देश की राजभाषा हिंदी है और उसकी लिपि कैसी है? देवनागरी है। तो चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ, अगर आप में से कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 344 पे। आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए, अगली जो हमारी चर्चा है 343 के बाद जो हमारा अगला अनुच्छेद आता है वो आता है 344। और ये भी किस भाग के अंतर्गत आएगा? ये आता है हमारे भाग 17 के अंतर्गत। और इसमें 344 क्या कहता है कि राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा। यानी राष्ट्रपति एक आयोग का गठन 5 साल बाद, 5 साल से मतलब है जब संविधान लागू हुआ, यानी 1955 में एक आयोग का गठन करेगा, फिर 10 साल बाद अर्थात 1960 में एक आयोग या समिति का गठन करेगा। और उसके बाद में वो आयोग और समिति की जो रिपोर्ट्स होंगी उस पर राष्ट्रपति को जो समिति है वो अनुशंसा यानी कि अपने सुझाव देगी और राष्ट्रपति उसके सुझावों को या तो पूरी तरीके से या आंशिक रूप से मान करके ऐसा निर्देश दे सकता है कि इस समिति की जो रिपोर्ट्स है उसको माना जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि राष्ट्रपति एक आयोग का गठन 5 वर्ष बाद, फिर 10 वर्षों बाद समिति आयोग का गठन किया जाएगा। समिति अनुशंसा पर राष्ट्रपति 15 वर्ष बाद हिंदी को लागू करने की निर्देश करेगी। हिंदी को लागू करने देनी, वही मैंने बात कही कि आयोग या समिति की जो सुझाव होंगे, जो होंगी, उनको पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से राष्ट्रपति उसको करने के निर्देश जारी कर सकेगा। अगला अनुच्छेद है 345 जो कि संविधान के भाग 17 में है। तो उसमें क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल
यानी अनुच्छेद 120 में हमने जो बात करी थी वो संघ की बात की थी, यानी संसद की बात की थी कि संसद के सारे कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होंगे। लेकिन अनुच्छेद 345 राज्य विधानमंडल की लैंग्वेज की बात करता है, राज्य विधानमंडल भाषा की बात करता है, और वो ये कहता है कि राज्य विधानमंडल अपने लिए एक भाषा की, एक राजभाषा की नियुक्ति कर सकता है, और अगर वो नहीं करना चाहता है तो कोई बाध्यता नहीं है, तो जो कार्य है वो यथावत अंग्रेजी में या हिंदी में, यानी जैसे अंग्रेजी में हो रहे थे उस समय पर अंग्रेजी में ही होते रहेंगे। लेकिन राज्य को अपने लिए राजभाषा, एग्जामिनर पूछे कि राज्य को अपने लिए राजभाषा चुनने की अनुमति या स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में, तो है बेटा 345 में। अगले अनुच्छेद की बात करते हैं, नेक्स्ट भाषा संबंधी अनुच्छेद है 346। 346 अनुच्छेद कहता है कि केंद्र और राज्य के मध्य में या राज्य और राज्य के मध्य में जो पत्र प्रदान, आदान प्रदान होगा, यानी जो वार्तालाप होगा आपस में, वो जिस भाषा में होगा वो किस में होगा, राजभाषा में होगा। हाँ, उन्होंने एक सुविधा और दी संविधान में कि यदि दो राज्य चाहें, राज्य अगर चाहें तो अपने लिए परस्पर बात करने के लिए हिंदी को स्वीकार कर सकते हैं या अपनी एक मान्य भाषा को स्वीकार कर सकते हैं। तो राज्य अपने लिए राजभाषा 345 में चुनता है, लेकिन केंद्र और राज्य या राज्य और राज्य के मध्य जो पत्र की भाषा तो उसका प्रावधान 347 में किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले फिर आपको थोड़ा सा टाइम, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और इसके बाद हम बढ़ते हैं 340 से 43 की तरफ, यानी अनुच्छेद 347 की तरफ। तो 347 अनुच्छेद क्या कहता है, 347 अनुच्छेद कहता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग, बेटा पर्याप्त भाग से मतलब है 30 से 33%, का अर्थ क्या है, लगभग 30% भाग अगर अपने द्वारा बोली गई भाषा की मांग राष्ट्रपति से करता है, वो ये कहता है कि नहीं भाई, हमें जिस राज्य में वो रह रहा है भाग, वो ये कहता है कि जैसे हम उत्तर प्रदेश से समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है और यहाँ उर्दू बोलने वालों की संख्या भी पर्याप्त है, तो यदि वो चाहें तो उस पर्याप्त भाग को वो राष्ट्रपति से ये मांग कर सकते हैं कि हमारी भाषा को उस राज्य की दूसरी राजभाषा, क्योंकि पहली राजभाषा तो पहले से है, दूसरी राजभाषा के रूप में चुना जाए। और अगर ये डिमांड 30% से ज्यादा की आबादी के, तो राष्ट्रपति ऐसा करने का निर्देश राज्य को दे सकता है। राष्ट्रपति निर्देश देता है राज्य को कि आप दूसरी भाषा के रूप में चुन लीजिए, हालांकि अधिकार राज्य को ही। अनुच्छेद 348 सबसे इंपोर्टेंट अनुच्छेद है 343 के बाद एग्जाम की दृष्टि से। क्यों? इसका कारण है कि सबसे पहले संसद और विधानमंडल के कार्यों का वर्णन इसमें किया गया है। दूसरी, राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए आदेशों की बात इसी अनुच्छेद में की गई है। संसद द्वारा जो आदेश, नियम, विनियम, विधियां वगैरह जो लागू किए जाते हैं उनके बारे में बात की गई है, और इसके साथ साथ ही उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की भाषा की भी बात की गई है। और बेटा इन चारों की जो भाषा होगी वो क्या होगी, अंग्रेजी। यानी जब तक हिंदी की बात नहीं हो रही 15 वर्षों तक, हालांकि अभी भी वर्तमान में हो रहा है क्योंकि हम संविधान में संशोधन कर चुके हैं, तो संसद के कार्य, राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा दिए गए अध्यादेश, संसद के और जो आदेश वगैरह हैं वो सभी, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जो लैंग्वेज है वो कौन सी होगी, वो हमारी अंग्रेजी भाषा होगी। एक बात का प्रावधान और किया गया है कि यदि किसी राज्य का राज्यपाल चाहता है तो वो अपने यहाँ से टिप्पणी हटा लीजिएगा, ये टिप्पणी यहाँ ऐड होनी चाहिए थी। यदि किसी राज्य का राज्यपाल चाहे तो अपने यहाँ के, अपने राज्य के हाई कोर्ट के कार्यवाही, याद रखना सिर्फ और सिर्फ कार्यवाही वो हिंदी में है या अपने राज्य की मान्य भाषा में, जो उसने अपने राज्य के लिए चुन रखी है उस भाषा में कराने की कर सकता है। लेकिन एक चीज याद रखना, सिर्फ कार्यवाही होगी, जो आदेश होंगे, जो निर्णय होंगे, जो डिक्रीज होंगी, सब अंग्रेजी में ही होंगी हाई कोर्ट की। और ऐसा करना यानी ऐसा क्या कि अपने राज्य के हाई कोर्ट के लिए अपनी भाषा में अनुमति कौन कौन ले चुका है, तो राजस्थान के राज्यपाल भी ले चुके हैं, मध्य प्रदेश के भी ले चुके हैं, बिहार के भी ले चुके हैं और उत्तर प्रदेश के भी ले चुके हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं इन चारों ऑप्शंस को देख करके, ऐसे मान लीजिए एक को हटा दे और वो आपसे पूछ ले निम्न में से किस राज्य की में हाई कोर्ट्स की भाषा हिंदी नहीं है, क्योंकि इन तीनों में, मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं कि सिर्फ कार्यवाही की भाषा की बात हो रही है, आदेशों की बात नहीं हो रही है। चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
आगे हम बात करते हैं। अच्छा, इसी का एक नोट पॉइंट है जो दूसरे पॉइंट पर आ चुका है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो मैं तारांकित कर देती हूँ, तो ठीक से याद करना। जो हमारे राष्ट्रपति हुए माननीय, इससे पहले के जो राष्ट्रपति थे माननीय रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज को 7 भाषाओं में कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश दिए। और प्रेजेंट टाइम में बेटा, पिछले अनुच्छेद में हमने क्या पढ़ा कि अंग्रेज जो आदेश होंगे और कार्यवाही होंगी वो सब अंग्रेजी में होंगी, लेकिन राज्य की यानी हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान समय में 7 भाषाओं में, कौन कौन सी भाषा? हिंदी, असमिया, उड़िया, मराठी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़, यानी अंग्रेजी के साथ साथ इन 7 भाषाओं में आदेश आते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि आदेश इन 7 भाषाओं में आएंगे, लेकिन कार्यवाही अंग्रेजी में ही होगी। और वहां राज्य के लिए आपको क्या याद रखना था कि कार्यवाही उनकी भाषा में हो सकती है, बट आदेश किस में होने? अंग्रेजी में ही होने। कंफ्यूज नहीं होना है। तो पूछ सकता है एग्जामिनर कि वर्तमान में कितनी भाषाओं में आता है, तो अगर वो आपसे ये पूछे कि वर्तमान में कितनी भाषाओं में आदेश आता है, तो 8 भाषाओं में। अगर वो आपसे ये पूछ ले कि अभी हाल ही में कितनी भाषाओं में आना प्रारंभ हुआ है, तो 7 भाषाओं में। या माननीय कोविंद जी के द्वारा किन भाषाओं का हो सकता है, वो पूछ ले कि किन भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का और आदेश आने का निर्णय लिया गया, निर्देश दिए गए, तो हो सकता है उनमें से 3 दे दे और एक कोई अलग दे दे। तो चलिए अगले अनुच्छेद की बात करते हैं। अगला अनुच्छेद है 349 अनुच्छेद। 349 अनुच्छेद कहता है कि संसद राजभाषा से संबंधित विधेयक या संशोधन के लिए पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। यानी देखो बेटा, होना क्या है कि किसी भी विधेयक को जब हम पास करते हैं तो सामान्य विधेयक के लिए क्या होता है कि या तो वो राज्यसभा में आ जाए या लोकसभा में आ जाए, लेकिन जो भाषा संबंधी अनुच्छेद अगर हम कोई भी विधेयक पास कर रहे हैं, कोई भी उसमें उपबंध संविधान में करना चाहते हैं, तो पहले हमें राष्ट्रपति अर्थात संसद को राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही वो किसी भी तरीके का संशोधन या कोई भी विधेयक पास कर सकते हैं। सीधे कोई लोकसभा या राज्यसभा नहीं कर सकती। अगला अनुच्छेद है 350। 350 अनुच्छेद कहता है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार, यानी कि संविधान ने अधिकार दिया है कि अगर भाषाई आधार पर आप अल्पसंख्यक हैं, भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक का मतलब ये हुआ कि अगर आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश के रहने वाले, तो आपकी मातृभाषा हिंदी है और आपका जो पोस्टिंग है वो किसी ऐसी मान लीजिए उड़िया में हो गई, उड़ीसा में होगी जहाँ की उड़िया है, तो उड़िया के लिए आप भाषाई अल्पसंख्यक पर आएंगे। तो भाषाई अल्पसंख्यक जब आप उस राज्य के लिए हैं, तो राष्ट्रपति आपके लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा जो आपकी और आपके परिवार की से मतलब अगर मान लीजिए आप विद फैमिली वहां पर अटेंड रहते हैं, आपके बच्चे हैं, आपके परिवार के जो बच्चे, उनकी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मातृभाषा में हो और बाकी चीजों की सुविधाओं की बात कहाँ करता है? अनुच्छेद 350 में। यानी अगर आप एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि भाषाई अधिकारी की नियुक्ति कहाँ होती है, किस अनुच्छेद में? 350 में। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार किसने दिए? अनुच्छेद 350 ने। और अनुच्छेद 351 अंतिम भाषा संबंधी अनुच्छेद, अनुच्छेद 351 ये कहता है कि संघ क्या करेगा? संघ द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया जाएगा। और प्रचार प्रसार को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा कि हिंदी का तो प्रचार करना है, और बाकी संविधान में जितनी भी भाषाएं, जैसे वर्तमान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 22 भाषाएं। इन 22 भाषाओं से भी शब्द लेने हैं जो कि हिंदी में जोड़ने, जिससे क्या हो? समन्वयवाद की भावना आम जनता में मतलब बढ़े, आम जनता में लोग कनेक्टेड हो पाए, जुड़ पाए, तो समन्वयवाद की भावना का प्रचार प्रसार हो। अनुच्छेद 351 आपसे ये कहता है कि संघ जो है हिंदी के प्रचार प्रसार का दायित्व लेता है और वो प्रचार प्रसार करेगा। तो चलिए आज की इस क्लास में हमने सभी अनुच्छेदों की लेकर के बात कर ली, एक फास्ट रिवीजन ले लिया, बाकी इसका विस्तृत अध्ययन हम पहले सामान्य हिंदी वाली प्लेलिस्ट में कर चुके हैं, संवैधानिक प्रावधान भाग 1 और भाग 2 में। आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।